क्या हो अगर आप एक बेकार सा और नल्ला बेरोजगार लड़का हो, जहाँ पर आप असल में एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करते हो, लेकिन एक दिन अगर आपको एक लड़की बेहोश हालत में मिले, जहाँ पर आप बिना कुछ सोचे समझे उसको एक प्रिंस की तरह किस करो जिस वजह से वो जाग जाए। और ये चीज जानने के बाद अगर वो लड़की बाद में जाकर आपके गाल पे 2 थप्पड़ मार दे और आगे चलकर अगर आपको पता चले कि वो किसके वजह से आपके अंदर मैजिक पावर आ गया है, तो फिर क्या होगा? तो क्या वो लड़की से पावर लेने के बावजूद भी वो लड़की आपको छोड़ देगी या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ली नाम का एक सेक्सी लड़की को देखते हैं जो कि एक जहाँ पर जा रही थी, जहाँ पर वो जल्दी से अपने पार के मदद से एक गेट को खोल लेती है। और दूर से हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर लाइट चला जाता है। और यहाँ पर लाइट इसलिए गया था क्योंकि आज मौसम काफी ज्यादा खराब था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा तो असल में यहाँ का गार्ड था, जहाँ पर वो खुद न जाकर अपने टीममेट से कहने लग जाता है कि जाओ ऊपर पे जाकर चेक करके आओ कि कहीं लाइट वायर के वजह से तो नहीं गया है। उसका ये बात को सुनकर तो हमारा एमसी ऊपर पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन जब भी वो ऊपर का गेट खोलने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि गेट का ताला तो टूटा हुआ है। इस वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद इस जगह पर कोई चोर घुस के आया है। और आगे जब भी वो बाहर जाकर देखता है, वो आसमान पर एक लड़की को देखता है जो कि आसमान पर उड़ रही थी। और हमारे एमसी की वजह से तो यहाँ पर ली का ध्यान भटक गया था। इसी वजह से तभी अचानक से ली के ऊपर एक बिजली आकर गिरता है, और ये बिजली गिरने की वजह से तो वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी। उसको बेहोश पड़ा हुआ देखकर तो हमारा एमसी उसको इग्नोर मारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना ही ज्यादा सेक्सी था जिस वजह से वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। और पता नहीं उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या आता है जिस वजह से वो सीधा जाकर उसको किस कर लेता है। और किस करने के तुरंत ही बाद तो यहाँ पर ली के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ली सपने पे अपने मॉम को देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम अचानक से वहाँ पर ही गायब हो जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर ली काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो अपने मॉम की तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से देखते देखते सा कुछ ब्लैंक हो जाता है, और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अभी भी ली को किस कर रहा था। और आगे जब भी वो अपने आंखें को खोलता है, उस जगह पर तो ली काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, और उसका ये सा कोई हरकत के वजह से ली उसको सीधा एक थप्पड़ मारती है, जहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लग जाता है कि मैं समझा सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, और वैसे ही मैं तुम्हारे चक्कर में अपना पहला किस को खोया हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो ली हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो रोती हुई कहने लग जाती है कि क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं अपना पहला किस नहीं खोया? ये कहकर आगे वो उसके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि दोबारा तुम मेरे सामने दिख मत जाना। और आगे लिए घर जाते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि कल्टीवेटर में बस फालतू का कानून होता है और बाकी नॉर्मल लोगों को तो बस मर जाना होता है। और वैसे भी आज मेरा लक काफी ज्यादा खराब था कि मैं हेवनली ट्रिबुलेशन नहीं कर पाई, लेकिन तभी अचानक से उसका पावर उसके ऊपर हावी होने लग जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सा कुछ उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर ही वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर आगे वो अपने घर जाते हुए कहने लग जाती है कि मुझे ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा जब भी हमारा एमसी सोने की कोशिश करता है, उसको तो वहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था, और तभी अचानक से उसके रूम से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज तो हमारा एमसी का नजर काफी ज्यादा तेज हो गया था, और यहाँ पर तो उसको काफी दूर से भी सनी लियोनी का बैनर साफ साफ दिखाई दे रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और तभी अचानक से हमारा एमसी उस जगह पर वही लड़की को देखता है जिसे कि वो कल मिला था, जहाँ पर अचानक से उसके सामने एक बंदा आकर उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पर लीवी थोड़े ना कम थी, वो उसको इग्नोर मारती हुए सिग्मा की तरह चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। और दूसरे हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि दूर से ये सा कुछ देख रहा था, और तभी अचानक से हम लोग आसमान पर एक आग को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि मुझे और एक नया कल्टीवेटर मिल गया, बस अब मुझे तुम्हारा एबिलिटी को चेक करना है कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये कहकर वो देखते देखते अचानक से गायब हो जाता है। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कि ली को अपने साथ सिनेमा हॉल ले जाना चाहता था, जिस पर ली ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि आज असल में मुझे किसी और से मिलने जाना है। उन दोनों का ये सा को हरकत को देखकर तो हमारा एमसी मजे ले रहा था। और तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉल पर अपने दोस्त से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर सनी लियोनी का वही बैनर गिरने वाला होता है। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग डर के मारे भाग गए थे, लेकिन वो लड़की अभी भी पैनिक की वजह से वहाँ पर ही खड़ी हुई थी। ये देखकर तो हमारा एमसी सीधा उसको
बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से उसका पावर एक्टिवेट हो जाता है और ठीक टाइम पे वो उसको बचा लेता है और उसको ये सब कुछ करते हुए तो वो लड़की देख लिया था। और तभी देखते देखते इतने में ही अपना पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी उसको होश आता है उसके सामने तो ली थी और यहाँ पर तो ली उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी भी तो सिग्मा था, वो उसका बात थोड़ी ना मानने वाला था, जहाँ पर वो शर्माती हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम ये करना बंद करोगे। उसका ये बात को सुनकर आगे ली भी रुक जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि जल्दी से मेरी चीज मुझे वापस करो, तुमने मेरा पावर को चुराया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका ये बात को सुनकर ली जल्दी से अपना पावर को रिलीज करती है उसको धमकाने लग जाती है कि मैं असल में एक हिडन कल्टीवेटर हूँ और मेरा नाम ली मुजी है और अभी तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते बचे हुए हैं, पहला कि जल्दी से मेरे हाथों यहाँ पर मारे जाओ और दूसरा मेरे साथ कल्टीवेट करो जिससे कि तुम एक इमोर्टल बन जाओगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक लिफ्ट पर थे, जहाँ पर बाहर का दुनिया को देखकर हमारा एमसी कहने लग जाता है कि सच में ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ली पूछती है कि क्या तुम सच में ये काम करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम सच में ये काम करना चाहते हो तो इससे आगे काफी ज्यादा डार्कनेस है। वो कहता है कि मैं सच में ये काम को करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पार के मदद से डार्कनेस में फंसे हुए लोगों को बचाना चाहता हूँ। और आगे वो दोनों एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर ली उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमको अपना पावर जल्दी से चाहिए तो जल्दी से ये छत से नीचे कूद जाओ, क्योंकि अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पावर भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम जीने का इच्छा नहीं रखते हो तो तुम वहाँ पर ही मारे जाओगे। और अगर तुमको अपना पावर जल्दी से नहीं मिला तो दूसरा कल्टीवेटर आकर तुमको मार डालेंगे। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो हमारे एमसी के पास भी कुछ भी रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो वो इस तरीके से नीचे कूदकर मरना नहीं चाहता था। लेकिन तभी इतने में उसके पास ली आकर उसको धक्का मारने से पहले ये कहती है कि तुम जरा डरो मत, हम दोनों फिर मिलेंगे। ये के करीब वो उसको धक्का मार देती है और आगे हमारा एमसी नीचे गिरते हुए तो अपना पावर का एक्टिवेट करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसका पावर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होता, जहाँ पर वो रोते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है अब मैं यहाँ पर ही मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने सामने ली को देखती है जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी, जहाँ पर वो उसको हक करती हुए कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगी। और आगे वो लोग ऐसे नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी का पावर एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर वो अपने हुंस की मदद से ली को दोबारा ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पर वो हंसती हुए ली से कहने लग जाता है कि अब हमें ट्रेन पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका ये बात को सुनकर ली उसको बिल्डिंग पर पटकती हुए कहने लग जाती है कि न जरा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, इसी वजह से तुमको डरना चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो कल्टीवेशन की दुनिया एक घने जंगल की तरह है और उस जगह पर जितने भी कल्टीवेटर रहते हैं वो उस जंगल के बेस्ट है, जहाँ पर वो लोग हमेशा अंधेरों में छुपे रहते हैं और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी को भी पता न चले कि वो लोग आखिरकार कहाँ और किस जगह पर है। और अगर किसी को भी एक कमजोर कल्टीवेटर मिल जाता है तो वो उसको वहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। और अगर एक दिन कोई कल्टीवेटर अगर उस जगह पर रोशनी कर देगा तो सभी बाहर निकल के आ जाएंगे, जहाँ पर सभी एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। और अगर कभी भी तुम अपना रूप किसी को भी दिखाओगे तो मेरी जगह पर यहाँ पर कोई और होगा। और तभी हम लोग कल्टीवेटर का मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि एक ही दिन में ये जूजी लेवल पर पहुंच गया, सच में ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। और आगे वो रूयू नाम का एक कल्टीवेटर को बुलाते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम वो पार के बंदे को ढूंढ कर उससे फाइट करो और अगर वो कमजोर होगा तो तुम वहाँ पर ही उसको खत्म कर देना और याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता चलना नहीं चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी ली और हमारा एमसी एक साथ वहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक से इतने में उस जगह पर वही बंदा आ जाता है जो कि उसको मूवी के लिए पूछा था, जहाँ पर वो उसको मूवी के लिए दोबारा पूछने लगता है। उसका ये बात को सुनकर ली उससे कहने लग जाती है कि हम लोग अभी अभी होटल से वो सारा कुछ करके आए हैं और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन मूवी देखने के लिए चाहूंगी। होटल पे वो सारा कुछ करने के बारे में सुनकर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो असल में सबसे पहले ली के साथ वो सारा कुछ करना चाहता था, लेकिन हमारे एमसी ने उससे उसका ड्रीम को चुरा लिया, जिस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो अंदर सीधा जाकर हमारे एमसी को सीधा एक मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे ली आकर उसको थप्पड़ मारकर उससे कहने लगती है कि ये असल में मेरा बॉयफ्रेंड है और इसको मारने का हक बस मेरा है, इसी वजह से अगर अगली बार से तुम इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा गोटिया तोड़ दूंगी। ये कहकर ही आगे वो अपना एमसी को लेकर वहाँ से निकल लेती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे और जब भी ली उसके पास ये पुराना फोन को देखती है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि इतना मॉडल दुनिया पर भी वो अभी भी इतना
ना पुराना फोन यूज कर रहा है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि इसमें तो ब्राउजर भी नहीं होगा, तो आखिरकार तुम रात में वो सारा कुछ कैसे कर लेते हो। इसी वजह से ली उसको एक नया फोन देते हुए कहने लग जाती है कि इसमें तुम हर दिन मेरा फोटो को देखकर वो सा कुछ कर लेना, और ये फोन के मदद से मुझे तुम्हारे साथ बात भी करने का मौका मिल जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो हमारा एमसी काफी ज्यादा रोने वाला था, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने भी आज तक उसको इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया। और तभी अचानक से उसको ली का वही बात याद आता है कि असल में पावरफुल कल्टीवेटर कमजोर कल्टीवेटर को मार देते हैं। इसी वजह से आगे वो ली से पूछने लगता है कि तुम भी तो एक कल्टीवेटर हो ना, तो फिर आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। वो बताती है कि असल में मेरा पावर का आधा हिस्सा तुम्हारे अंदर चला गया है, और अगर मैं तुमको मार दिया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है, और वैसे भी पावर का लेन देन बस फैमिली में ही हो सकता है। उसका ये बात को सुनकर हमारा एमसी सीधा उसके कान पर जाकर उससे पूछने लगता है तो क्या आज हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ली पूरा ही चुप हो गई थी। उसको इतना चुपचाप देखकर हमारा एमसी उससे माफी मांगते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ली उसका हाथ को पकड़ती हुए कहने लग जाती है कि हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहकर आगे वो उसको अपने साथ ले जाने लगती है, जो देखकर दूर से हमारा एमसी हमने उनमें कहने लग जाता है कि मुझे असल में हमेशा ली के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है। और दूर से हम लोग रूही को देखते हैं जो कि अपने पावर के मदद से एक कल्टीवेटर को खत्म कर देता है, जो करने के बाद ही आगे वो कहने लग जाती है कि मुझे ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही आसपास एक कल्टीवेटर को ढूंढ रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ पर हमारा एमसी को ढूंढने के लिए आया था, और इस जगह पर तो काफी सारे लोग थे, जिस वजह से रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे उसको ढूंढेगा। लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो सोशल मीडिया पर अपने हॉट पिक के मदद से सबको बहलाने की कोशिश करने लगती है, और आगे वो काफी सारे लड़कों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन उनमें से तो किसी के अंदर भी उसको मैजिक महसूस ही नहीं हो रहा था। इसी वजह से आगे रूही ऐसे ही काफी सारे लड़कों का पिटाई कर देती है, और आगे उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना क्यूट होने के बावजूद भी आखिरकार हमारा एमसी उसके पास क्यों नहीं आ रहा है। मतलब बहन को पता ही नहीं है कि हमारा एमसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सिग्मा है। और आगे ऐसे ही काफी सारे लड़कों के साथ डेट करने के बाद तो वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो बंदा एक गे है। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि ली से बातें कर रहा था, लेकिन तभी वो ये देखता है कि उसका टीममेट तो कंप्यूटर पर किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था, जो करने की तुरंत ही बाद वो जल्दी से चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और उसको देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कोई कंट्रोल करके रखा है, और यहाँ पर तो उसको अपना टीममेट का काफी ज्यादा फिक्र हो रहा था, जिस वजह से वो उसका पीछे चला जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका टीममेट तो असल में रूही से ही मिलने के लिए आया था, और आगे जब रूही को पता चलता है कि उसके अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं है, इसी वजह से आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर उसका टीममेट बार बार उसका पीछे करे जा रहा था। इसी वजह से आगे रूही गुस्से में आकर उसको एक पंच मारती है। इस वजह से तो वो काफी दूर जाकर गिरने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे हमारा एमसी आकर उसको बचा लेता है। उसका पावर को देखकर तो यहाँ पर रूही को भी समझ आ गई थी कि वो असल में कल्टीवेटर है। और दूर से हम लोग हमारा एमसी का वो टीममेट को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो काफी उल्टा सीधा हरकत कर रहा था कि तू मेरा जान बचा है, इसी वजह से चल हम दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में 10-20 बच्चा पैदा करेंगे और काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका टीममेट असल में एक गे है। समझ रहे हो? और आगे उसका ये सा कुछ फालतू का बकवास को सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब भी वो वहाँ से भाग रहा होता है अचानक से उसको कोई हिप्नोटाइज कर लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में और कोई नहीं बल्कि रूही थी। और दूसरे हम लोग रूही को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के छत पर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर हमारा एमसी आकर कहने लग जाता है कि रूही तुम कितना ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते कहते तो वो यहाँ पर रूही के तरफ ही बढ़ रहा था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर वो सबसे पहले अपना पावर का इस्तेमाल करती है, और वो ये सब को इसलिए किया था ताकि उन दोनों के पावर के बारे में किसी को भी पता न चले। और दूसरी साइड तो हमारा एमसी हिप्नोटाइज था, जिस वजह से वो उल्टा सीधा हरकत करने लगता है। उसका ये सब हरकत को देखकर तो रूही भी तंग आ चुकी थी, जिस वजह से आगे वो कस के उसको एक मुक्का मारती है। और आगे जब भी उसको होश आता है उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे आया, जिस पर रूही बताने लग जाती है कि तुमने अभी अभी मुझे प्रपोज किया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर ये चीज उसके गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसको भागता हुआ देखकर जब भी रोयू उसको पकड़ने की कोशिश करती है, गलती से तो यहाँ पर उसके हाथ में हमारा एमसी का पैंट आ गया था और आगे वो उसको खत्म करे इतने में उस जगह पर ली आ जाती है और यहाँ पर तो ली को उसके प्रपोजल के बारे में सारा कुछ पता चल गई थी और यहाँ पर तो हमारा एमसी उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो। ली कहती है कि मैं तुमसे बाद में निपट लूंगी, पहले मुझे इसको देखने दो। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां तो एक दूसरे से झगड़ रहे थे और आगे जब भी हमारा एमसी उन दोनों के बीच में जाकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, ये देखकर वो दोनों ही लड़कियां उसको एक कस के थप्पड़ मारती है। मतलब हमारा एमसी यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा था कि आखिरकार मैंने अभी क्या गलत किया। और शुरुआत में तो वो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, लेकिन आगे लिए हमने टेलीपेटी के मदद से हमारे एमसी से बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमको कल्टीवेटर के बारे में बताया था, क्या तुमको याद है? कल्टीवेटर का काफी सारे स्टेज होता है और इससे ही पता चलता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है तो तुम किसी भी कीमत में उसको हरा नहीं सकते और अगर तुम ये कल्टीवेटर से बच भी गए तो तुम्हारा किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी। और उन दोनों को इतना चुपचाप देखकर तो दूसरे रोय को भी पता चल गया था कि वो दोनों असल में टेलीपेटी के मदद से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपने पार के मदद से सीधा ली के ऊपर अटैक कर देती है और उससे फाइट करने के दौरान तो यहाँ पर ली को भी समझ आ गई थी कि वो असल में कल्टीवेटर के हाई लेवल पर हैं और अगर वो दोनों साथ में भी काम करेंगे तो किसी भी कीमत में वो रोय को हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती, जहाँ पर वो जैसे तैसे करके अपने पार का इस्तेमाल करती हुए उसको नीचे गिरा देती है। जो करकड़ी आगे वो हमारे एमसी को यहाँ से जाने को कहती है। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा एमसी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन ली के बार बार कहने पर उसको भी ये बात मानना ही पड़ता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रोय के बार बार अटैक करने के वजह से तो ली का हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ पर रोय जल्दी से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए ऊपर से नीचे फेंक देती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इतना देर से फाइट करने की वजह से तो उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ पर वो हमारे एमसी के बारे में सोचकर जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसको खड़ा हुआ देखकर आगे रोय भी हमने फाइनल अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। देखकर दूसरा ली भी हमने पार के मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। इतना खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी वो हमारे एमसी के बारे में सोची जा रही थी। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि रोयू ली से काफी ज्यादा ताकतवर है, जहाँ पर ली किसी भी कीमत में उसको हरा नहीं पाएगी। ये सोचकर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी क्या करेगा। दूसरे हम लोग रोयू का मास्टर को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक कल्टीवेटर को खत्म करने के बाद उसके शरीर का सारा ब्लड पी गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में रोयू का भी ब्लड पीना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो कल्टीवेटर के हाई स्टेज में पहुंचने वाले थे। और दूसरे हम लोग ली को देखते हैं जो कि रोयू का अटैक ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरती है और आगे रोयू उसको खत्म करने से पहले उससे कहने लग जाती है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वो लड़के ने तो यहाँ पर तुमको अकेला छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग गया, इसी वजह से तुमको शर्म आनी चाहिए। जिस पर ली कहने लग जाती है कि तुम ये चीज कभी भी समझ नहीं सकते। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रोयू काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसी वजह से आगे वो हमने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखकर तो यहाँ पर ली को ऐसा लग रहा था कि शायद वो मरने वाली है, इसी वजह से वो जल्दी से हमने आंखें को बंद कर लेती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब भी वो हमने आंखें को खोलती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी और इतने में वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि ये बार तो यहाँ पर हमारा एमसी का हर पार चला गया था। और आगे ली काफी ज्यादा रोती हुई उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमको यहाँ पर अकेला छोड़ता? उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ली काफी ज्यादा रोने लग गई थी, जहाँ पर अचानक से उसको अपने बचपन के बारे में याद आ जाती है, जहाँ पर बचपन में उसके मॉम ने उससे ये कहा था कि तुम फ्यूचर में जाकर जिससे भी शादी करोगे वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा और जो कोई भी तुमको चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले आगे आकर तुम्हारा रक्षा करेगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली, लेकिन तभी रोयू एक लात मारकर इंगजोंग को दूर फेंक देती है, जो देखकर ली जल्दी से उसके पास जाकर रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम मरना मत। उन दोनों का ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर रोयू काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसी वजह से आगे वो ली के ऊपर भी अटैक कर उसको दूर फेंक देती है। ये देखकर तो हमारा एमसी भी उसको काफी ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और उसका फोन ग्लिच होने लगता है। लेकिन आगे जब भी हमारा एमसी हमने आंखें को खोलता है वो तो एक अलग ही जगह पर था, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके सामने तो एक कल्टीवेटर बैठा हुआ था और उसको यहाँ पर देखकर आगे वो कल्टीवेटर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए? लगता है तुम लाइफ और डेथ
के बीच में अटके पड़े हो। और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा असल में ली के पूर्वज है, जहाँ पर उसने अपने पावर के मदद से आसमान काट कर डार्क स्काई नाम का एक हथियार बनाया था। और आगे जब भी इनको पता चलता है कि इंगजोंग असल में ली का फ्यूचर हस्बैंड है, इसी वजह से आगे वो हमारे एमसी का काफी ज्यादा मदद करते हैं, जहाँ पर वो उसको एक ब्रेसलेट देते हैं जिसके अंदर काफी सारा मैजिक पावर था। जहाँ पर वो कल्टीवेटर जाने से पहले उससे ये कहता है कि धीरे धीरे करके मेरा पावर खत्म हो रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हारा इतना ही मदद कर सकता हूँ, और याद रखना कि तुम इस चीज का 1 मिनट तक ही इस्तेमाल कर सकते हो। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली हमारे एमसी को याद करती हुए काफी ज्यादा रो रही थी। तभी इनने में हमारे एमसी के अंदर से काफी खतरनाक पावर रिलीज होने लगता है। उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर रूही भी काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे हमारा एमसी जल्दी से ली को आसमान पर लेकर जाता है, और सच में वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो तो असल में यहाँ पर सुपर सैन को एक्टिवेट कर लिया है। और उसको इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर रूही को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि वो तो असल में उसके मास्टर के लेवल पर है। और आगे जब भी रूही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, हमारा एमसी यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो अपने एक ही उंगली के मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। उसको ऐसा करते हुए दिक्कत यहाँ पर रूही को भी समझ आ गई थी कि वो उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकती। इसी वजह से आगे वो हमारे एमसी के हाथ से मरने से अच्छा सुसाइड करने के बारे में डिसाइड करती है। लेकिन ठीक टाइम पे हमारा एमसी जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुम तो बस एक फाइट हारे हो, तो इसमें मरने की क्या बात है, और अगर तुम चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे, तो आखिरकार तुमने ये क्यों नहीं किया। ये कहते कहते आगे वो उसको पकड़कर ऊपर लेकर आता है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर रूही काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो हमारे एमसी को उल्टा सीधा कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद आगे ली उसके कान को पकड़ती हुए उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये सब क्या था। वो कहता है कि मेरा बचपन का सपना था एक हीरो बनने का, और फाइनली तुम्हारा जान बचाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हीरो हूँ। जिस पर ली उसको पंच मार कर कहने लग जाती है कि बकवास करना बंद करो, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसी वजह से तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा अचानक से पावर कैसे बढ़ गई। और तभी हमें पता चलता है कि हमारे एमसी को तो यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था। इसी वजह से आगे वो एक कहानी बनाती हुए कहने लग जाता है कि मैं बस भगवान से प्रे कर रहा था, और अचानक से मेरे सामने एक गॉड आकार मुझे ये पावर दिया, जिस वजह से मैं उस टाइम पे हद से ज्यादा पावरफुल बन गया था। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर ली को ये बात बकवास लग रही थी, लेकिन उसको तो यहाँ पर समझ आ गई थी कि इंगजोंग के अंदर कुछ तो है, जिस वजह से उसको अचानक से ये पावर मिल गया। और उसके पावर के बारे में तो यहाँ पर खुद इंगजोंग को भी पता नहीं है। और आगे ली जल्दी से उसको बांध देती है, जो कड़कड़ी आगे वो उससे कहने लगती है कि असल में हमारे फैमिली के कल्टीवेशन मेथड है। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसको किस कर लेती है और घबराने के लिए मना करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वजह से तो वो और हमारा एमसी एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। और आगे जब भी हमारा एमसी अपने आंखों को खोलता है, वो तो एक अलग ही जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो अपने सामने एक बड़े से गेट को देखता है, जो देखकर वो उस गेट के ताले को खोलने की कोशिश करता है। और आगे जब भी हमारा एमसी वो गेट का ताले को टच करता है, अचानक से उसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लग जाता है। और तभी इतने में वो अपने सामने छोटी ली को देखता है, और तभी इतने में उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और वो दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। और दूर से हम लोग ली को देखते हैं, जो कि इंगजोंग के बारे में जानने की वजह से उसके मन के अंदर गया था, जहाँ पर वो उस जगह पर अपने सामने काफी सारा पावर को देखता है। और आगे जब भी वो उस चीज को टच करती है, वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। और आगे जब भी उसको रियलाइज होता है, वो काफी ज्यादा घबराती हुई कहने लग जाती है कि क्या ये एक मैजिक वेपन है और ये अभी भी जिंदा है। तभी इनमें में वो एक अलग ही जगह पर आ जाती है, और उसके सामने तो एक कल्टीवेटर खड़ा हुआ था, और वो कल्टीवेटर के हाथ में तो एक स्वॉर्ड था, जो देखकर ली को विसा को समझ आ जाती है कि वो दोनों असल में पहले भी कहीं पर मिल चुके हैं। और दूसरे हम लोग इंगजोंग को देखते हैं, जो कि एक जगह पर आ गया था, और उसके आसपास तो बस आग ही आग था, जहाँ पर वो अपने सामने काफी सारे इंसान को देखता है जो कि मर चुके थे। और तभी अचानक से उसको किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, सुनकर आगे वो अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उसके पास चला जाता है। और उस जगह पर तो असल में यहाँ पर ली की मॉम थी। और तभी इनमें में उस जगह पर वो कल्टीवेटर आकर उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ कि ब्लैक स्काई वेपन कहाँ पर है। और यहाँ पर तो ली के मॉम को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी। इसी वजह से आगे वो कल्टीवेटर अपने शॉट के मदद से उसके मॉम को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। फिर प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो इंगजोंग को होश आ गया था। और दूसरे हम लोग ली को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी। और दूसरा तो हमारा एमसी उसके पास्ट के बारे में जानकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारा रक्षा करूंगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली उसको बताने लग जाती है कि उस रात पर हमारे फैमिली के 34 लोगों को वो कल्टीवेटर ने
मार दिया था और उस दिन मेरे अलावा मेरे फैमिली के सारे लोग मारे गए बस वो ब्लैक स्काई के वजह से। और वो तो असल में हमारा फैमिली का एक ट्रेजर था। इसी वजह से मैं किसी भी कीमत में वो कल्टीवेटर से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहती हूँ। और वैसे ही मुझे पक्का है कि नहीं, जब तक मेरे अंदर ये ब्लैक स्काई है वो कल्टीवेटर मेरे से ये लेने के लिए जरूर आएगा और उसी टाइम पे मैं उस कल्टीवेटर को खत्म कर अपने फैमिली का बदला लूंगी। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर हमारा एमसीयू से पूछने लगता है कि आखिरकार उसका लेवल क्या है। वो बताती है कि हम उसका एक भी अटैक सह नहीं सकते और अगर वो अभी हमारे सामने हो तो हम दोनों यहाँ पर ही मारे जाएंगे। उसका ये बात को सुनकर हमारा एमसीयू उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि तुम चाहे टेंशन मत करो, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और वैसे भी हम दोनों एक कल्टीवेटर कपल हैं। और आगे जब भी उसको रियलाइज होता है वो जल्दी से हाथ छोड़कर कहने लग जाता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी इतने में ली सीधा जाकर उसके गाल पर एक किस करती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहने लग जाता है कि काश यहाँ पर ही टाइम रुक जाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और आगे ली उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे मन के अंदर जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारे राज का पता नहीं लगा पाई, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ अपना सा महसूस हुआ और ये चीज मुझे काफी टाइम बाद लगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से हमारा एमसी को यहाँ से भगा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब करने के चक्कर में तो काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। और आगे जब भी इंगजोंग अपने रूम पर जाता है उस जगह पर तो रुयू थी और वो तो असल में यहाँ पर उसको सेड्यूस करने के लिए उसके बेड के ऊपर लेटी हुई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा कितना देर से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम इतना देर तक कहाँ थे। उसका इतना हॉट बॉडी को देखकर तो यहाँ पर हमारे एमसी के नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम इस तरीके का कपड़े क्यों पहने हुए हो। वो बताती है कि असल में मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, आखिरकार मैं कहाँ पर सोऊं, इसी वजह से क्या मैं तुम्हारे बेड पर सो सकता हूँ। किंगजोंग कहता है तो फिर मैं कहाँ पर सोऊंगा। और तभी इतने में उस जगह पर उसका टीममेट आकर उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकते हो और फ्री में मैं तुमको अपना वो हिस्सा दूंगा। और यहाँ पर हमारा एमसी का टीममेट किस बारे में बात कर रहा है आप लोग कमेंट पे जरूर बताना। और उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो हमारे एमसी परेशान हो गया था, जिस वजह से वो नीचे सोने का डिसाइड करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रूयू के पीछे काफी सारे लड़कों का लाइन लगी हुई थी और यहाँ पर तो सभी लड़के रूयू से डेट के लिए पूछने आए थे। और तभी इनने में उस जगह पर एक गाड़ी के अंदर से वही लल्लू बंदा निकलता है, जहाँ पर वो लल्लू सीधा जाकर एक बंदे के मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बंदे ने तो उसको उल्टा सीधा कहकर पुकारा था। और तभी इनने में उस जगह पर ली आ जाती है और जब भी वो अपने सामने रूयू को देखती है उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी इनने में वो लल्लू ली को एक रिंग देती है, उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो वो थर्ड की लड़की को अपने साथ डेट पर लेकर जा सकते हो। जिस पर वो कहने लग जाती है कि इंगजोंग के अलावा मेरे बीएफ बनने का कोई भी लायक नहीं है। और तभी इतने में उस जगह पर हमारा एमसी आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर आगे ली उससे कहने लगती है कि चलो हम दोनों आज एक साथ मूवी देखने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी इतने में रूयू उससे चिपकती हुई कहने लग जाती है कि मुझे भी मूवी देखने जाना है। यहाँ पर तो रूयू उससे कुछ ज्यादा चिपक रही थी, जो देखकर ली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी वजह से आगे वो दोनों ली को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और उन दोनों को ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो दरअसल वो लल्लू काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने दोबारा ली को अपने तरफ कर लिया है। इसी वजह से आगे वो गुस्सा होकर कहने लग जाता है कि कुछ भी हो चाहे मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी वो दोनों लड़कियों के साथ मूवी देखने के लिए गया था, लेकिन वो दोनों लड़कियां तो यहाँ पर मूवी कम एक दूसरे को ज्यादा घूरे जा रहे थे, जहाँ पर वो दोनों ही मन कहने लगते हैं कि इंगजोन बस मेरा है। और तभी इनने में ली ये मूवी को देखकर डरने का एक्टिंग करने लग जाती है और ये सा कुछ करते हुए तो यहाँ पर रूयू बिल्कुल ही देख नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो सीधा जाकर इंगजोंग को एक किस करती है और उसको ये सा कुछ देखकर तो दरअसल ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इसी वजह से आगे वो भी इंगजोंग को किस करने के लिए जाती है और उन दोनों को ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो हमारा एमसी ठीक टाइम पे पीछे हट गया था। इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मतलब ये सीन को देखकर सच में मुझे मजा ही आ गया। और अगर मैं सच कहूँ तो ये सीन 100 गर्लफ्रेंड पर भी हुआ था। इसी वजह से अगर अभी तक आप लोगों ने वो 100 गर्लफ्रेंड वाला सीरीज नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर चेकआउट करो। और आगे जब भी उन दोनों को ये चीज रियलाइज होता है वो दोनों पीछे हटकर अपना मुंह को साफ करने लगते हैं। और आगे मूवी खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों बाहर जाते हैं, बाहर पर तो काफी तेज बारिश हो रही थी और तभी वो दोनों लड़कियां एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने जेब को जैकेट से कवर करते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। ये देखकर आगे हमारा एमसी भी ये चीज करने के लिए अपना जैकेट को खोलने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही लड़कियां उसका जैकेट को छीनने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा कुछ करने के चक्कर में तो वो जैकेट फट गया था, जिस वजह से हमारा एमसी नीचे गिर जाता है और उसको जमीन पर पड़ा हुआ देखकर आगे वो दोनों लड़कियां उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो।
हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी ली को एक गिफ्ट देने के लिए उसके पास जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद रोयू की वजह से ली को गलत फहमी हो गया है। लेकिन तभी वो रास्ते में वो लल्लू को देखता है जो कि काफी सारे लोगों के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लल्लू तो इंजोंग को मारने के लिए काफी सारे गुंडे को हायर किया था। जहाँ पर वो लल्लू जल्दी से ऑर्डर देता है कि जल्दी से इंजोंग का हाथ पैर को तोड़ दो। और आगे जब भी सभी गुंडे उसको मारने के लिए उसके तरफ जा रहे थे, हमारा एमसी जल्दी से उन लोग को उल्लू बनाकर वहाँ से भागने लग जाता है। उसको भागता हुआ देखकर आगे वो बंदे भी उसके पीछा करने लगते हैं। और दूसरा जब भी हमारा एमसी वहाँ से भाग रहा होता है, वो लल्लू के बटलर के वजह से अचानक से वो नीचे गिर जाता है। और उसको गिरता हुआ तो यहाँ पर ली और रोयू भी देख लिया था। और आगे जब भी वो दोनों ये देखती है कि उसके पीछे काफी सारे गुंडे पड़े हुए हैं, वो दोनों ही अपने डार्लिंग को बचाने के लिए वो सभी गुंडों से फाइट करने लगती है। और यहाँ पर वो दोनों मिलकर तो एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया था, जो देखकर हमारा लल्लू दोबारा अपने मिशन पर फेल हो जाता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। और आगे इंजोन ली को वही गिफ्ट देता है जो कि वो उसके लिए लाया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा एमसी पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दिया है। और हमारा एमसी अपने गर्लफ्रेंड के लिए लाया भी क्या था, चिकन टॉय। मतलब हमारे नूबड़ा लौंडे को पता भी नहीं है कि आखिरकार एक लड़की को गिफ्ट में क्या दिया जाता है। ये गिफ्ट को पाकर तो यहाँ पर ली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जो लेकर आगे हमारा एमसी उसको मनाने की कोशिश करने लग जाता है। और उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर तो दूसरा रोयू काफी ज्यादा उदास हो गई थी। इसी वजह से वो हमारे एमसी को कुछ न कहकर ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लोग कुछ जगह पर रोयू के मास्टर को देखते हैं, जो कि रोयू को देखकर कहने लगते हैं कि रोयू किसी भी कीमत में तुम मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हाथ से ये गिफ्ट को पाकर तो ली काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था। और तभी वो अपने सामने रोयू को देखता है और उसको देखकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा अकेली है। इसी वजह से आगे वो ली से परमिशन लेता है रोयू से बातें करने के लिए, जो लेकर आगे वो सीधा रोयू के पास चला जाता है उससे बातें करने के लिए। उसको यहाँ पर देखकर ली चिल्लाती है उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा क्लोज इसलिए आई क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, और तुम्हारा पावर को देखकर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कब का तुम दोनों को खत्म कर देती। जिस पर इंजोंग कहने लग जाता है लेकिन मैं अभी भी तुमको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसी वजह से क्यों ना हम दोनों एक दोस्त बन जाए। और वैसे भी लगता है तुमको ली के पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे बचपन में उसके फैमिली को मार दिया गया, इसी वजह से प्लीज तुम उसके बारे में बुरा वाला मत कहो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और तभी इनने में उस जगह पर ली आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम उसके ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मुझे काफी ज्यादा जेलस फील होगी। और तभी हम लोग एक स्कूल पर एक कपल को देखते हैं जो कि रोमांस कर रहे थे। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, इतने में उस जगह पर रोयू के मास्टर आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा ठड़की हो, और दूसरा तुम लड़की जो कि उल्टा सीधा गलत गलत बातें करते हो, और तुम दोनों मेरे कल्टीवेटर के बीच में आ रहे हो। ये कहकर आगे वो उस लड़के का गला को पकड़कर उसको वहाँ पर ही मार देता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रोयू के मास्टर ने वो लड़की को भी मार दिया था। और आगे रोयू के मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे सर्कल का ब्रेक थ्रू इतना ज्यादा नजदीक आ जाएगा। और आगे वो कहने लगते हैं कि रोयू नाम का बीज जिसको कि मैं इतने सालों से उगा रहा हूँ, आखिरकार अब जाकर फसल काटने का वक्त आ चुका है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोयू अपने मास्टर के पास जाकर बताने लगती है कि वो जिसको मारने के लिए गया था उसका पावर अचानक से हद से ज्यादा बढ़ गया था, इसी वजह से मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बताते हैं कि जब मैं इन दोनों का खून पी लूंगा तब मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा, और आगे चलकर मैं 10 दिन बाद वो 2 कल्टीवेटर को मार दूंगा, और उन दोनों का ब्लड पीने के बाद मैं कोर फाउंडेशन के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 दिनों तक ही बस तुम मेरे साथ रहो। और आगे रोयू वहाँ से जाती हुई अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मास्टर ने वो सर्कल को तैयार कर लिया तो मैं भी मारी जाऊंगी। और दूसरे हम लोग इंजोंग को देखते हैं जो कि रोयू से मिलने के लिए एक जंगल के अंदर गया था, और जब भी उस जगह पर हमारे एमसी उसको पुकारता है, इतने में उस जगह पर रोयू आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में लास्ट बार हमारा एमसी का स्पिरिट एनर्जी को देखना चाहती थी, इसी वजह से आगे वो हमारे एमसी के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपना स्पिरिट एनर्जी के मदद से उसका अटैक को डिफेंस करे, लेकिन दूसरी साइड तो हमारा एमसी बार बार उसका अटैक से बचे जा रहा था और अपना पावर बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। और आगे रोयू उसके ऊपर लास्ट अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, जहाँ पर वो काफी ज्यादा रोती है, पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने अपना पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और क्या तुमको डर नहीं लगता, मैं उस टाइम पे तुमको मार भी सकती थी। वो कहता है कि मेरा स्पिरिट एनर्जी बस तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए है, और
और उस टाइम पे तो रोयू हमारे एमसी को कुछ अलग ही नजर से देख रही थी और तभी इनने में उस जगह पर लेवी आ जाती है। उसको यहाँ पर देखकर आगे रोयू भी उन दोनों को अपने मास्टर के सारे प्लान के बारे में बता देती है कि मेरे मास्टर काफी जल्दी तुम दोनों को खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरे मास्टर काफी जल्दी को फाउंडेशन के मिडिल स्टेज में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद कोई भी बंदा उनको रोक नहीं पाएगा। और दूसरे हम लोग रोयू के मास्टर को देखते हैं जो कि हमने उनमें ये कह रहे थे कि मैं काफी जल्दी को फाउंडेशन के मिडिल स्टेज में पहुंचने वाला हूँ और इसके बाद बस मुझे वो दोनों कल्टीवेटर चाहिए। और तभी हम लोग दूसरे हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हमारा एनिमी असल में रोयू नहीं है बल्कि उसका मास्टर है, जहाँ पर वो रोयू से पूछने लग जाता है कि तुम बचपन से ही तो अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग ले रहे हो, मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रोयू काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और तभी हमें रोयू का पास्ट दिखाया जाता है कि जब वो एक छोटी सी बच्ची थी उस टाइम पर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी हम लोग रोयू की मॉम डैड को देखते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों ही रोयू से काफी ज्यादा प्यार करते थे, जहाँ पर रोयू के मॉम उसको एक लंच बॉक्स देती है जो लेकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और आगे हमें पता चलता है कि बचपन से ही रोयू का कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर हमेशा सभी उसका मजाक उड़ाते थे, जहाँ पर हमेशा उसको सभी पत्थर फेंक कर मारते थे, लेकिन उन सबको हैंडल करना रोयू को काफी अच्छे से आता था। और आगे रोयू एक केव के अंदर जाती है जिसके अंदर एक स्नेक स्पिरिट था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि रोयू तो वो स्पिरिट के लिए खाना लेकर आई थी और इसी के साथ साथ तो रोयू उसके लिए दवा भी लेकर आई थी, जहाँ पर वो उसके पीठ पे वो दवा लगा देती है। और आगे वो स्पिरिट के पूछने पर रोयू बताने लग जाती है कि मुझे असल में तुम जंगल पर बेहोश पड़े हुए मिले थे और इसी वजह से तुमको बचाने के लिए मैं तुमको इस केव में लाकर रख दिया। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो वो स्नेक स्पिरिट काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रोयू तो असल में उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और आगे जाकर तुम कल्टीवेट कर अपना रूप बदल लेना, जिसके बाद मैं तुमको अपना विलेज दिखाने के लिए लेकर जाऊंगी। जिसके बाद आगे वो दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और आगे रोयू अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि विलेज पर तो एक बुढ़ा आया था जो कि लोगों का भविष्यवाणी कर रहा था। तभी वो बुढ़ा अचानक से रोयू को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन रोयू को तो ये सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं थी, जिस वजह से वो उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो बुढ़ा ये कहता है कि तुम वो मास्टर से दूर रहो नहीं तो तुम सारा कुछ खो दोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रोयू काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अगले दिन पे जब भी रोयू अपना फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है उसको उस टाइम पे वो केव में ढेर सारा खून दिखाई देता है। ये देखकर आगे जब भी वो दौड़कर अपने विलेज के तरफ जा रही थी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और आगे जब भी वो अपना विलेज को देखती है वहाँ पर तो आग लग चुकी थी। और तभी हम लोग विलेज का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्पीड एक एक करके सभी इंसान को खत्म करे जा रही थी और आगे सभी इंसान को खत्म करने के बाद वो एक खतरनाक स्माइल करती है। और आगे रोयू विलेज पे जाने के बाद जब भी हमने मॉम डैड को देखती है वो दोनों तो वहाँ पर मर चुके थे और हमने सामने मॉम डैड को मरा हुआ देखकर वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग गई थी। और तभी इनने में उस जगह पर वही बुढ़ा उसको बुलाता है। जब भी रोयू उसके पास जाती है वो बुढ़ा कहने लगते हैं कि वो असल में जंगल के अंदर गया है। ये कहने के साथ ही साथ वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये सब के वजह से तो रोयू काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो अभी उस पेड़ से बदला लेना चाहती थी। और आगे जब भी वो उस पेड़ के पास जा रही थी तभी इनने में उसके सामने वही मास्टर आ जाता है, जहाँ पर वो बुढ़ा उसको एक शॉट देता है जिससे कि वो उस पेड़ को मार पाएगी, जो लेकर ही आगे रोयू जल्दी से वो स्नेक स्पीड को ढूंढने लग जाती है। और आगे जब भी वो जंगल का थोड़ा सा अंदर जाती है उस जगह पर तो वो स्नेक स्पीड पड़ी हुई थी। उसको इस तरीके से पड़ा हुआ देखकर रोयू उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो स्पीड उसका कोई भी जवाब नहीं देता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर तो यहाँ पर रोयू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके ऊपर अटैक करेगी, इसी वजह से वो उसके पेट में तलवार घुसा देती है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो स्नेक स्पीड तो असल में उसके माथे पर वही दवा लगाने के लिए आई थी, जहाँ पर वो उसके माथे पर वही दवा लगाती है और आगे वो रोयू को गले लगाते हुए वहाँ पर ही दम तोड़ देती है। ये देखकर तो यहाँ पर रोयू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसने अभी अभी क्या किया, जहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे वो उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। ये सोचकर ही आगे वो स्नेक स्पीड को पकड़कर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी रोयू अपने सामने वही मास्टर को देखती है जो कि हवा पर उड़ रहा था, जहाँ पर रोयू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इमोर्टल है, इसी वजह से वो उसका फैमिली को बचा सकता है। जिस पर वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा फैमिली को बचा नहीं सकता, ये रूल के खिलाफ है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रोयू काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि अब उसका फैमिली खत्म हो गया है, जिस वजह से उसके पास रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था। जिस पर उसके मास्टर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ इमोर्टल बनना पसंद करोगे, क्योंकि कल्टीवेटर के पास कोई भी फीलिंग नहीं होता है, इससे तुमको कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा और इसी वजह से अगर तुम एक कल्टीवेटर
फाइटर बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर का दर्द भी मिट जाएगा। उनका ये बात को सुनकर आगे रूही भी उसको अपना मास्टर बना लेती है। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान रूही ने अपने मास्टर को देखा था जो कि एक खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे और वो ऐसा को इसलिए कर रहे थे ताकि उनका लेवल बढ़ जाए। और उसी दिन से ही उसका मास्टर भी उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल गया। पर उस दिन के बाद से उसको हमेशा ये लगता था कि कोई शिकारी असल में काफी देर से अपना शिकार को देख रहा है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि इविल आर्ट असल में आम लोगों का खून का इस्तेमाल करता है अपना लेवल बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर मेरा मास्टर किसी कल्टीवेटर को मार देगा तो उनका तुरंत ही लेवल बढ़ जाएगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे रूही बताने लग जाती है कि मुझे पहले ऑर्डर मिला था तुम दोनों का नजदीक जाने का, लेकिन अभी काफी ज्यादा देर हो जाएगी अगर उसने अपना इविल आर्ट को एक्टिवेट कर लिया तो, जहाँ पर वो स्पेल के मदद से हमारा स्पीड एनर्जी जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। और अगर मेरे मास्टर ने ऐसा कर लिया तो हम तीनों ही तुरंत ही मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे तो शायद हो सकता है हम उसे हरा दे। इस पर इंगजोंग कहने लग जाता है कि क्या तुम अपने मास्टर के खिलाफ जाना चाहते हो। वो बताती है कि मेरा मास्टर असल में मेरे स्पीड एनर्जी के पीछे काफी टाइमों से पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं असल में मौत के नजदीक हूँ। और वैसे भी मेरे मास्टर का कल्टीवेटर टैलेंट काफी ज्यादा बुरा है और इतने सालों तक लोगों का खून पीने के बाद मेरे मास्टर को फॉर्मेशन के क्लोज जा पाए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मास्टर के हाथों ही मारी जाऊंगी। जिस पर ली कहने लग जाती है लेकिन हम तीनों मिलकर भी तुम्हारे मास्टर को हरा नहीं पाएंगे। वो बताती है कि भले ही मेरा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन उनका भी एक कमजोरी है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ये फाइट को जीत सकते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों होटल पर थे, जहाँ पर ली जल्दी से हमारा एमसी को मारते हुए पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम एक हीरो की तरह रूही का मदद क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे फादर ने मेरे नाम के पहले हीरो लगाया था। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो हार मान लिया था। वो कहती है कि चलो ठीक है मैं उसका मदद करूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दिल से हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और आगे ली उसको बताने लग जाती है कि मैंने उस दिन तुम्हारे अंदर एक फायर का गोला देखा था और वो जो फायर वॉल था वो हमारे फैमिली के एनर्जी की तरह था और मैंने खुद देखा था कि तुम्हारे अंदर हद से ज्यादा एनर्जी है और अगर तुम वो एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो मुझे पक्का है कि हम लोग मिलकर रूही का मास्टर को जरूर हरा पाएंगे। उसका ये बात को सुनकर तो हमारा एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो बताती है कि तुमको बस अपने खून के मद से थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि सभी खतरनाक वेपन के अंदर एक खतरनाक स्पीड रहता है और वह स्पीड के मदद से किसी भी हथियार के ऊपर एनर्जी आता है, लेकिन ये हथियार के स्पीड को आजाद करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा एमसी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पीड हमारा मदद कर सकता है। इसी वजह से आगे ली जल्दी से इंगजोंग का थोड़ा सा हाथ को काट देती है और जब भी वो ऐसा करती है तभी इतने में उसके अंदर से एक स्पीड बाहर निकलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्पीड तो असल में एक लड़की थी और उसका एनर्जी तो यहाँ पर हद से ज्यादा पावरफुल थी। और आगे वो लड़की काफी क्यूट तरीके से हमारा एमसी से पूछने लग जाती है कि मास्टर बताइए आखिरकार मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ। जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम रूही का मास्टर को हरा सकते हो। वो कहती है कि भले ही मेरा एनर्जी काफी ज्यादा है लेकिन आप मुझे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अभी आप जिस लेवल पर हो आप बस मुझे 1 मिनट के लिए बुला सकते हैं। ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिरकार रूही का प्लान क्या है। असल में रूही का प्लान ये था कि वो लोग भागते हुए अपना सुराग पीछे छोड़कर जाएंगे और आगे रूही अपने मास्टर को अपने जाल में फंसाकर उसको खत्म कर देगी। और ईसा को सोचती हुए जब भी हमारा एमसी अपने घर पर जा रहा था तभी अचानक से उसका मुलाकात वही लल्लू से हो जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो आज यहाँ पर 2 बंदे को लेकर आया था। और आगे वो लल्लू उससे कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ली मेरे हवाले कर दो। उसका ये बात को सुनकर तो इस बार हमारा एमसी भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जो देखकर तभी वो लल्लू के गुंडे दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी इनने में उस पर ली और रूही आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर सीधा उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो लल्लू ने इस बार 2 ऐसे बंदे को हायर किया था जो कि यहाँ पर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने पार से ली और रूही को पकड़ लेते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में वेपन हंटर थे, जहाँ पर वो दोनों जल्दी से उससे हथियार मांगने लग जाते हैं। और आगे जब भी इंगजोंग उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वो लड़की भी यहाँ पर थोड़ी ना कम थी, जहाँ पर वो अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर वो नीचे गिर गया था। और आगे जब भी उसका दूसरा साथी उसको खत्म करने वाला होता है इतने में उस जगह पर एक खतरनाक विस्फोट होता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो इंगजोंग के वेपन स्पीड आ गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से अपने पार के मदद से ली और रूही को बचा लेते हैं। ये
देखकर तो दुए साहब वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे जब भी वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, ली और रूडी मिलकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और आगे वो दोनों रूडी और ली से काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। और उन दोनों को हार मानता हुआ देखकर वो लल्लू दोबारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम लोग रूडी के मास्टर को देखते हैं, जो कि रूडी के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगते हैं कि जल्दी तुम लोग मारे जाओगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों एक साथ थे। और यहाँ पर तो वो स्पीड का कोई भी नाम नहीं था, जिस वजह से वो लोग मिलकर उसका एक नाम रखते हैं, जो कि लिंगर है। और ये नाम तो कुछ ज्यादा ही बेकार लग रहा है, इसी वजह से मैं इसको स्पीड कहकर ही पुकारूंगा। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा एमसी ने पिछले बार जो बंदे से मिला था, उस जगह पर वो दोनों ने जितना भी बातें किया था, ली के पूर्वज तो वो स्पीड को ये ऐसा कुछ बताने के लिए मना किया था। और आगे रूही जल्दी से वहाँ से चली जाती है अपने मास्टर को खत्म करने का तैयारी करने के लिए। और आगे उसके जाने के बाद ली भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा काम था। और आगे वो स्पीड ली से कहने लग जाती है कि मास्टर आपका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से आप किसी भी कीमत में रूही का मास्टर को हरा नहीं पाएंगे। जिस पर हमारा एमसी कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से लड़कियों का आंचल के नीचे छुप नहीं सकता हूँ, इसी वजह से बताओ कि आखिरकार मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ। उसका ये बात को सुनकर वो स्पीड जल्दी से अपने पार के मुंह से एक पोर्टल को ओपन करती है, जिसके बाद आगे वो दोनों जल्दी से वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ली तो ये साकू छुप छुप कर दूसरे साइड से देख रही थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि काश वो स्पीड हमें यहाँ से भागने का तरीका बता दे, क्योंकि हम किसी भी कीमत में रूही का मास्टर से बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। और तभी हम लोग दूसरे हमारा एमसी को देखते हैं, जो कि बीस्ट के दुनिया पर आ गया था। और आगे वो स्पीड उसको बताने लग जाती है कि कल्टीवेशन के दुनिया पर काफी सारा मैजिक वेपन और स्पिरिट एनर्जी मौजूद है। और मैं पहले मेरे मास्टर का बनाया हुआ एक वेपन स्पिरिट थी, जहाँ पर मेरे मास्टर 10 ट्रेजर के मदद से मेरे अंदर काफी सारा स्पिरिट एनर्जी डाल दिया। और अगर मेरे से कोई छेड़छाड़ करेगा तो 10 किलोमीटर तक काफी खतरनाक एक विस्फोट होगा। जिस पर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है, अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल है तो बताओ आखिरकार हम लोग उसको कैसे हरा सकते हैं। वो स्पीड बताती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद कभी भी आप मुझे देख नहीं पाएंगे। ये सुनकर तो यहाँ पर इंगजोंग काफी ज्यादा सैड हो गया था। और आगे वो कहने लगता है कि मेरे पास काफी सारा पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सच में मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसको इतना परेशान देखकर आगे वो स्पीड उससे कहने लगती है कि आप जल्दी से अपने कपड़े को खोलकर बैठ जाइए, मैं आपके अंदर थोड़ा वो स्पिरिट एनर्जी डाल देती हूँ। और आगे जब भी वो स्पीड उसके अंदर स्पिरिट एनर्जी डालने की कोशिश करती है, दूसरी साइड तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुदगुदी हो रहा था। और आगे हमें पता चलता है कि उसके अंदर तो थोड़ा बहुत मैजिक एनर्जी आ गया था। और आगे वो स्पीड उससे कहने लग जाती है कि आपके कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 से 10 साल के अंदर स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाओगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि मुझे अभी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है, इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूँ। वो कहती है कि मेरे पास एक दूसरा तरीका तो है, जैसे कि तुम अपना पावर काफी आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इतना पावरफुल स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करने में तुमको काफी ज्यादा दर्द होगा। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा एमसी इसके लिए बिल्कुल तैयार था। और उसका ये बात को सुनकर जब भी वो स्पीड ऐसा करने की कोशिश करती है, कुछ ही देर के अंदर तो दूसरी साइड हमारा एमसी का फट के 64 हो गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब की वजह से तो उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला था, जहाँ पर वो ये दर्द को काफी देर से झेलने लग जाता है। उसका ये हाल को देखकर तो दूसरी साइड वो स्पीड उससे ये पूछ रही थी कि आप ठीक हैं। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसी वजह से ये काम को जारी रखो। और आगे काफी टाइम बाद जाकर ये चीज खत्म हो जाता है। और वहाँ पर तो वो स्पीड उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया। और तभी हम लोग उस जगह पर एक ट्री को देखते हैं जिसका आंखें था, जहाँ पर वो ट्री अचानक से हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब तो हमारा एमसी अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पर वो अनजाने में वो ट्री के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो ट्री तुरंत ही वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। ये देखकर तो हमारा एमसी को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अकेले ही उसको हरा दिया। और आगे जब भी वो स्पीड से ये चीज कंफर्म करता है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और तभी वो अचानक से वो स्पीड से पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो बताती है कि मैं इस जगह पर काफी सालों से रहती हुए आ रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बीस्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि इस जगह पर काफी सारा स्पिरिट एनर्जी है, और इस जगह पर बाहर की दुनिया से स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा होता है। और वो दोनों इस तरीके से यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उसको ली का मैसेज आता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो वो दोनों अडल्ट शॉप पर आए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शॉप तो असल में कल्टीवेटर के लिए बनाया गया था।
था और इसके बारे में किसी को भी पता न चले, इसी वजह से इसको ढक कर रखा गया है। और आगे जब भी वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ के वर्कर को ऐसा लग रहा था कि वो लोग असल में नॉर्मल ह्यूमन है। इसी वजह से वो लोग जल्दी से लैपटॉप पर एक गाना प्ले कर देते हैं और उस जगह पर तो उन लोगों ने कुछ अलग ही किस्म का गाना बजाया था। इटली की नौकरानी, मोटे सिगार, मैं हूँ एक शेख ड्राइवर वाली गाड़ी, सिले सिलाए सूट, लाखों के जूते, मैं हूँ माँ घर चौथ करोड़पति। ये देखकर आगे ली अपने पार के मदद से वो लैपटॉप को तोड़ देती है। ये देखकर तो उन लोगों को पता चल गया था कि ली असल में एक कल्टीवेटर है। और आगे ली उन लोगों को अपना वीआईपी कार्ड दिखाती है, उससे कहने लगती है कि मैं असल में यहाँ के बॉस से मिलना चाहती हूँ। उसका ये वीआईपी कार्ड को देखकर तो यहाँ पर वो भी मान गया था, जहाँ पर वो वर्कर हमारा एमसी और वो स्पीड को यहाँ पर ही रोकने के लिए कहता है। और आगे जाने से पहले ली उसको एक स्टोन का थैला देती है, उससे कहने लगती है कि तुम ये चीज को लेकर यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा एमसी ने तो पहली बार ये स्पिरिट स्टोन देखा था। और आगे जब भी वो वर्कर उसके हाथ में वो स्टोन देखती है, वो उसको लूटने का डिसाइड कर लेती है, जहाँ पर वो वर्कर सीधा हमारा एमसी के पास जाकर उससे कहने लगती है कि सर क्या आप यहाँ के मैजिकल ट्रेजर को देखना पसंद करेंगे। ये सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले उस जगह पर एक क्लॉक को देखता है। ये क्लॉक को देख कर तो यहाँ पर हमारा एमसी को ऐसे लग रहा था कि शायद वो इसके मदद से आसमान पर उड़ सकता है। वो लड़की बताती है कि नहीं, ये उड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये असल में किसी भी अटैक से आपको काफी इजीली बचा सकता है और इसका कीमत बस 300 स्टोन है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा एमसी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा महंगा है। इसी वजह से आगे वो चुपचाप यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इतने में वो लड़की उसको रोकते हुए कहने लग जाती है कि अगर आप चाहो तो गैम्बलर स्टोन का गेम खेल सकते हो। और तभी हमें गैम्बलर स्टोन के बारे में बताया जाता है। ये पत्थर असल में नीचे खोद कर निकाला जाता है, जहाँ पर सभी ओरिजिनल पत्थरों को गेमलिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर सभी कस्टमर वो चीज को सस्ते दामों में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी का किस्मत काफी ज्यादा अच्छा होता है और किसी का फूटा। इसी वजह से आगे हमारा एमसी वो स्पीड से पूछने लग जाता है कि क्यों ना हम लोग ये ट्राई करें। वो कहती है कि अगर आप यही चाहते हो तो फिर ठीक है। उन दोनों का ये बात को सुनकर तो दूसरा वो लड़की अपने मन में ये कह रही थी कि गवार लोगों का पैसा लूटना सच में कितना ज्यादा आसान होता है। दूसरा हम लोग ली को देखते हैं, जो कि शॉप के ओनर से बातें कर रही थी और वो ओनर तो यहाँ पर ली का वो कार्ड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये कार्ड असल में ली फैमिली के लिए बनाया गया था, जहाँ पर ये कार्ड को करीब 100 सालों से ली फैमिली यूज करती हुई आ रही है। और आगे ली उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में इस जगह के सबसे कीमती ट्रेजर चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो वर्कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन तभी वो शॉप का ओनर कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा कार्ड का जरूरत पड़ेगा और इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। और आगे ली के जाने के बाद वो वर्कर अपने मालिक से पूछने लग जाता है कि क्या सच में आप उसे वो मैजिकल ट्रेजर दे देंगे। वो बताते हैं कि वो मैजिकल ट्रेजर असल में लो लेवल का अटैक से ही उसके यूजर को बचा सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि उन लोग का ऑफिस 3 दिन के लिए बंद रहेगा। ये करने के लिए असल में उन लोग को हेड ऑफिस से ऑर्डर मिला था, क्योंकि वो पर्सन आने वाला है जो कि ली फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करता है। और दूसरा हम लोग वो लड़की को देखते हैं जो कि हमारा एमसी को एक जगह पर लेकर गया था, जहाँ पर काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, जहाँ पर वो लड़की उन लोगों को ये बॉक्सेस में से एक को चूज करने के लिए कहती है और इसके अंदर ही ट्रेजर को छुपा कर रखा गया है। और अगर उन लोगों का लक अच्छा होगा तो उन लोगों को काफी अच्छा चीजें मिलेगा। और यहाँ पर इतने सारे बॉक्सेस को देख करते हमारा एमसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा। उसको इतना परेशान देखकर तभी वो स्पीड कहने लग जाती है कि मास्टर आप जरा टेंशन मत कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा बॉक्स को चूज करती हूँ। और आगे थोड़ा सा ढूंढने के बाद तभी अचानक से वो स्पीड एक बॉक्स को चूज करती है। और आगे जब भी वो बॉक्स को खोला जाता है, उसके अंदर तो एक जंग लगा हुआ नाइफ था और उसके ऊपर तो सोल और ड्रैगन ब्लड लिखा हुआ था। और ये नाइफ का इतना बेकार कंडीशन देखकर तो वो वर्कर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे हमारा एमसी वो नाइफ को परचेस कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे वो फीमेल वर्कर काफी ज्यादा खुश होकर हमने बॉस को बताने लगती है कि मैंने उन लोगों को उल्लू बनाकर एक बॉक्स सेल कर दिया। और आगे ओनर के पूछने पर वो बताने लगती है कि वो बॉक्स पर असल में ड्रैगन ब्लड लिखा हुआ था। ये सुनकर तो वहाँ पर वो सदमे में आ गए थे, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर जो नाइफ था
था वो हद से ज्यादा कीमती था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुयो अपने मास्टर के पास जाकर बताने लगती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं फेल हो गई, उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर उसका मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि सच तो ये है कि तुम काफी पहले उन लोगों से मिल चुके हो और तुम उन लोगों के साथ मिलकर मुझे खत्म करना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। तभी हमें पता चलता है कि वो तो काफी टाइमों से उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था और अपने मास्टर का ये बात को सुनकर रुयो कहने लग जाती है कि आप तो काफी टाइम पहले ही बदल गए थे। उसका ये बात को सुनकर तभी उसका मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसका अटैक से तो यहाँ पर रुयो भी बाल बाल बचा था। दूसरी हम लोग ली को देखते हैं जो कि काफी देर से वही नाइफ को देखे जा रही थी और तभी वो स्पीड बताने लग जाती है कि ये नाइफ के अंदर असल में एक स्पीड को सील किया गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नाइफ के अंदर तो एक ड्रैगन का स्पीड को सील करके रखा गया था और उसको जिसने सील किया था वो और कोई नहीं बल्कि ली का वही पूर्वज था और वो असल में वही बंदा था जिससे कि हमारा एमसीबी पहले मिल चुका है। एक ड्रैगन का स्पीड के बारे में सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसीबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर मैं ये ड्रैगन को आजाद कर दूं तो शायद हो सकता है वो रुयो का मास्टर को हरा दे। वो स्पीड बताती है कि ये नाइफ के अंदर जो ड्रैगन है वो असल में एक बीस्ट है और मुझे जितना तो पता है सभी बीस्ट इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और अगर तुम वो ड्रैगन को आजाद कर दोगे तो वो बीस्ट यहाँ पर तबाही मचा देगा। और इसी के साथ साथ मुझे भी पता नहीं है कि आखिरकार ये बीस्ट को आजाद कैसे किया जाता है और वैसे भी ये एक रेयर ट्रेजर है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज का एक बार इस्तेमाल करके देखो। और आगे जब भी हमारा एमसी ये करने की कोशिश करता है उसका बॉडी 3 हिस्सों में बढ़ जाता है और ये देखकर तो हमारे एमसी काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी अचानक से टेलीपेटी के मदद से उसको रुयो की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसके मास्टर को साथ कुछ पता चल गया है और मेरे मास्टर अभी हम लोग को मारना चाहते हैं और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम वही जगह पर मिलो जहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे। और उसको जाती हुए देखकर तभी अचानक से ली उसको रोक लेती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि इंजोंग क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। और आगे ली उसको वही लॉकेट देती है, उससे कहने लगती है कि तुम जाने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम जिंदा रहोगे। और दूसरा हम लोग रुयो को देखते हैं और यहाँ पर तो काफी देर से उसका मास्टर उसका पीछा करे जा रहा था और तभी वो उसके ऊपर हमला करती है। उसको बताने लगते हैं कि मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा कल्टीवेटर टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और मैंने तुम्हें 16 सालों से इसलिए पाला ताकि तुम कोर फॉर्मेशन पर पहुंच सको। और दूसरा हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि प्लान बना रहा था कि आखिरकार वो लोग कैसे उससे लड़ेंगे। और दूसरा हम लोग रुयो के मास्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हमने पार के मदद से उसको घेर लिया था। जो कड़कड़ी आगे वो कहने लगते हैं कि जितना तुम तड़पोगी उतना ही मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और आगे जब भी वो रुयो को खत्म करने के लिए जा रहे थे तभी ठीक टाइम पे हमारा एमसी आकर उसको बचा लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक को देखकर जब भी ली और रुयो वो अटैक को रोकने की कोशिश करती है वो लोग तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जहाँ पर इंजोंग भी जल्दी से वो नाइफ का पार का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। इसी वजह से आगे वो लोग एक साथ हमला करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुयो का मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिस वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो जल्दी से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर उसको दूर फेंक देता है। और आगे जब भी ली और रुयो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं दूसरा रुयो का मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि मैं इस तरीके से इसको हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक नाइफ है जिसके अंदर ड्रैगन स्पिरिट है। ये सोचकर ही आगे वो हमने नाइफ के मदद से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसका नाइफ के वजह से तो दूसरी साइड उसका बैरियर टूट गया था, जो देखकर दूसरी साइड वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर वो हमारा एमसी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमको ये नाइफ कहाँ से मिला। वो कहता है कि तुम जैसे बंदे को मारने के लिए असल में इस चीज को बनाया गया है। जो सुनकर वो बुड्ढा सीधा जाकर उसका गले को पकड़कर उसका गर्दन को तोड़ देता है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में हमारा एमसी नहीं था बल्कि उसका क्लोन था। और तभी इन्हें में उसके पीछे इंजोंग आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी साइड तो वो इस अटैक से भी बच गया था। और दूसरा हम लोग ली को देखते हैं जिसको कि याद आता है कि इंजोंग और उसका क्लोन बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन इंजोंग अपना स्पीड को एक दूसरे क्लोन पर भी डाल सकता है और अगर उसको चोट लग जाता तो वो अपने क्लोन के अंदर चला जाता। इस वजह से तो यहाँ पर वो बार बार वो बुड्ढे से बचे जा रहा था। और दूसरी साइड तो वो बुड्ढे को भी पता चल गया था कि इंजोंग अपने नाक के वजह से किसी के भी अंदर अपना स्पीड को डाल सकता है। इसी वजह से वो जल्दी से अपना इविल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और इविल आर्ट का इस्तेमाल करने के वजह से तो वो धीरे धीरे करके उन लोग का स्पीड एनर्जी को चूस रहा था। रुयो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक होगा। और आगे जब भी वो बुड्ढा उन लोग को खत्म करने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे हमारा एमसी स्पीड
स्पीड को मदद के लिए बुलाता है और वो स्पीड के आने के साथ ही साथ तो वो बुड्ढे का स्पेल भी टूट गया था। लेकिन यहाँ पर तो वो बुड्ढे को पूरा यकीन था कि वो ये चीज बस थोड़ी देर के लिए ही कर सकता है। और आगे जब भी वो स्पीड का पावर धीरे धीरे करके कम होने लगता है, वो बुड्ढा काफी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम ज्यादा देर तक बिल्कुल ही टिक नहीं पाओगे। और दूसरा इंसोंग, रुयू और ली को यहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहता है। ली कहती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और अगर यहाँ पर हमें मरना ही है तो हम लोग साथ में मरेंगे। और दूसरा तो वो बुड्ढे को पता चल गया था कि ये असल में एक वेपन स्पीड है, इसी वजह से तो वो उसके ऊपर इतना देर से अटैक नहीं कर रहा था। जिस पर रुयू कहती है कि जब तक ये स्पीड इसको रोक रही है हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए और बाद में हम लोग आराम से बैठकर एक प्लान को बना लेंगे। उसका ये आइडिया तो यहाँ पर हमारे एमसी को भी पसंद आया था, जहाँ पर वो जाने से पहले उस स्पीड से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाना। वो स्पीड कहती है कि फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं आ जाऊंगा। और आगे वो बुड्ढा कहने लग जाता है कि तुम इस तरीके से भाग नहीं सकते। और तभी हमें पता चलता है कि उन लोगों ने तो वो बुड्ढे को खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया था और देखते देखते वो उस जाल में फंस जाता है। और तभी अचानक से रुयू अपना स्पेल का इस्तेमाल करती है। इस चीज का फायदा उठाकर तो बाकी सभी उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर वो बुड्ढे को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी हमें वो स्पेल के बारे में बताया जाता है जो कि रुयू ने कास्ट किया था। वो तो असल में एक नॉर्मल स्पेल था जो कि वो अपने बुक के अंदर लिखा था। और एक दिन तो रुयू ने वो स्पेल को पढ़ लिया था और आज उसने ये स्पेल का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये सा कुछ तो उसका ही प्लान था। वो कहता है कि ये स्पेल असल में मुझे कमजोर नहीं बल्कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रुयू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और आगे वो बुड्ढा कहने लग जाता है कि मेरे अंदर भर भर कर टैलेंट है और अगर मुझे एक्टिंग करना नहीं आता तो आखिरकार मैं लोगों के बीच में रहकर आखिरकार उन लोगों का खून कैसे पीता। और वैसे भी मैं इतने सालों तक काफी बुरे बुरे काम किया है और अब मैं तुम लोगों का भी खून पीने वाला हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो उन लोगों के पास भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी उस जहाँ पर हमारे एमसी वो स्पीड को बुलाता है उसका मदद करने के लिए, जहाँ पर वो स्पीड तो बार बार वो बुड्ढे का रास्ता रोके जा रहा था। उसका ऐसा करते हुए देखकर तभी अचानक से वो बुड्ढे को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाता है कि मेरे पास बस एक ही रास्ता है। ये सोचकर ही आगे वो हमने टेलीपैथी के मदद से रुयू से बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं हमेशा से ही तुमको एक चीज बताना चाहता था और ये असल में तुम्हारे विलेज के बारे में है। ये सुनकर दूसरा रुयू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और तभी हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बुड्ढे ने वो स्नेक स्पीड का कोड लेने के लिए उसको एक गाँव पर भेज दिया था और उसी विलेज में उसने रुयू को देखा था जो कि 6 साल की उम्र में काफी ज्यादा पावरफुल थी, जहाँ पर वो अकेले ही कल्टीवेट कर सकती थी। इसी वजह से तो वो बुड्ढे को पहली नजर में रुयू काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जहाँ पर उसको पाने के लिए वो गाँव पर रूप बदल कर आया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो असल में वही बंदा था जो कि सबका भविष्यवाणी करता था, जहाँ पर वो बुड्ढे ने एक दिन स्नेक स्पीड का रूप लेकर वो विलेज को पूरा तबाह कर दिया और आगे वो एक मैजिकल ग्रास का इस्तेमाल किया जिससे कि स्नेक स्पीड बिल्कुल भी होश ना रहे। और रुयू तो इस तरीके से वो स्नेक स्पीड को मार नहीं सकता था, इसी वजह से वो बुड्ढे ने जानबूझकर उसको वो चाकू दिया जिससे कि वो उसको मार पाए। और आगे अनजाने में उसने स्नेक स्पीड को मार दिया और बाद में जाकर उसके प्लान के मुताबिक रुयू ने उसको अपना मास्टर मान लिया। और इससे तो यहाँ पर वो बुड्ढे को 2 फायदा हुआ था, पहला कि उसको स्नेक स्पीड का कोड मिल गया और दूसरा उसको रुयू मिल गई। ये सब कुछ जानने के बाद तो यहाँ पर रुयू काफी ज्यादा उदास हो गई थी, जिस वजह से बहुत से ज्यादा रोने लग जाती है। और ये सब कुछ तो बस उसका मास्टर के वजह से हुआ था, जिस वजह से बहुत से ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसको इतना गुस्से में देखकर आगे इंसोंग भी उसका मदद करने के लिए निकल पड़ता है। और ये देखकर दूसरा ली कहने लग जाता है कि लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा बोस भी रुयू को देखकर अचानक से रुक जाती है, जहाँ पर रुयू सीधा जाकर अपने मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर तो वो बुड्ढा उसका अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर हमारा एमसी आकर उसके ऊपर अपना नाइफ फेंक कर मारता है। और ये नाइफ तो यहाँ पर वो बुड्ढे के पेट पर घुस गया था, जो देखकर हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक करते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो कहता है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ कि आखिरकार कंट्रोल किसको कहते हैं। ये कहकर ही आगे वो अपना हाथ आसमान की तरफ करते हुए अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। और तभी हम लोग ऊपर पे एक प्लेन के अंदर वो लल्लू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका प्लेन कंट्रोल से बाहर चला जाता है। पायलट कहता है कि मैं ये प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और 2 मिनट के अंदर ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से पैराशूट के साथ वहाँ से कूद जाता है और इस प्लेन में तो बस एक ही पैराशूट बचा हुआ था। ये देखकर वो वडलर वो पैराशूट को पकड़कर अपना यंग मास्टर के साथ नीचे कूद जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पैराशूट होने के बावजूद भी वो लोग बच गए थे। और तभी हम लोग उस जगह पर ली को देखते हैं जो कि वही प्लेन के ऊपर खड़ी हुई थी, जहाँ पर वो जल्दी से
से अपना पावर का इस्तेमाल करती है। इसी वजह से तो वो प्लेन सीधा वो वुड्डे के ऊपर क्रैश होने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो वुड्डा भी थोड़े ना कम था। वो जल्दी से अपने पावर के मदद से वो ली का काफी बुरा हालत कर देता है। उसका इतना बुरा हालत को देखकर तो हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो काफी जोर से चिल्लाता है और इसी वजह से तो तभी अचानक से उसके लॉकेट से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था, जहाँ पर वो ली से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना पावर मुझे दो। और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर वो वुड्डे के ऊपर अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था। दो साथ तो वो वुड्डे का एक हाथ कट गया था, जो देखकर दो साथ वो वुड्डा भी हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वो अपना इविल आर्ट का सबसे पावरफुल स्पेल से उसके ऊपर अटैक करता है। इसी वजह से तो काफी जल्दी उन लोग का स्पिरिट एनर्जी घटता जा रहा था और तभी इनने में उस जहाँ पर वो स्पीड भी आ जाती है अपना मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पर ज्यादा देर तक बिल्कुल भी टिक नहीं सकती थी। इसी वजह से हमारा एमसी वो वुड्डे को धमकी देने लग जाता है कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं ये नाइफ के मदद से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। जो सुनकर वो वुड्डा वो नाइफ को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। कर आगे वो वुड्डा ली को काफी बुरा वाला कहने लग जाता है, क्योंकि ली के वजह से तो यहाँ पर उसका एक हाथ कट गया था। इसी वजह से आगे वो सबसे पहले उसको खत्म करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जल्दी से ली को अपने पास बुलाकर उसको सभी के सामने खत्म कर देता है। यहाँ पर इंजॉन्ग के आते आते तो ली वहाँ पर ही खत्म हो गई थी और ये देखकर तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दो साथ तो वो वुड्डा काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जहाँ पर वो अपने पावर के मदद से उसको दूर फेंक देता है। और दो से हम लोग रूही को देखते हैं, जो कि वो वुड्डे से अपना फैमिली का रिवेंज लेना चाहती थी। इसी वजह से आगे वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसको रोता हुआ और दूसरा ली को मरा हुआ देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से वो नाइफ को लेकर दोबारा खड़ा हो जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अब की बार तो हमारा एमसी सुपर सैन बन गया था, जहाँ पर वो जल्दी से वो नाइफ के अंदर अपना स्पिरिट एनर्जी डाल देता है। कर आगे हमारा एमसी वो वुड्डे के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है और यहाँ पर तो उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से वो वुड्डा भी वहाँ पर ही मारा जाता है। जहाँ पर वो वुड्डा मरने से पहले हमारे एमसी को एक श्राप देता है कि जब तक तुम जियोगे तब तक तुम डर के साए पर रहोगे। और उसको मरा हुआ देखकर तो यहाँ पर रूही काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब तो उसका फैमिली का बदला पूरा हो गया है। और आगे हमारा इंजॉन्ग ली के पास जाता है, जहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लग जाता है कि एल्डर क्या तुम अभी भी छुपे रहोगे? तुम शुरुआत से ही मेरा विट्स को लेना चाहते थे, मैंने सही कहा ना? और तभी इनने में उस जहाँ पर वो आयस आता है, जहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला? वो बताता है कि जब ली मेरा मन को पड़ रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि कोई और भी है जो कि मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताया। और आज मैं तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम ली को जिंदा कर सको, क्योंकि ली अगर इस दुनिया पर नहीं रहेगा तो मैं अच्छे से बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगी। इसी वजह से आगे वो उससे भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज तुम ली को दोबारा जिंदा कर दो, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरा बिट्स को भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज तुम ली को जिंदा कर दो। जिस पर वो आयस कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन तुमको बीस मेरे पास आकर देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा स्पेस मेरा स्पेस से काफी ज्यादा अलग है और इसी वजह से तुमको ये जगह खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं तुमको इसके बारे में नहीं बता सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज रूल के खिलाफ है। और दूसरे हम लोग वही लल्लू को देखते हैं, जो कि अपना प्लेन को टूटा फूटा देखकर काफी ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि ये प्लेन तो असल में बस 500 मिलियन का था, ये पैसा तो असल में उसको काफी ज्यादा सस्ता लग रहा था। इसी वजह से आगे वो अपने बटलर के कंधे में बैठकर अपने घर के तरफ जाने लगता है और आगे ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में गिर जाते हैं। फिर अगली सीन में हम लोग ली को देखते हैं, जो कि हमारा एमसी को एक अलग जगह पर लेकर जा रही थी और वहाँ पर पहुंचने के बाद वो अचानक से उसको सरप्राइज कर देती है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि जब मैं छोटी थी मैं अपने मॉम के साथ हमेशा इस जगह पर आती थी, जहाँ पर मेरी मॉम हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बताती थी कि आखिरकार वो कैसा होगा। ये कहकर आगे वो सीधा जाकर हमारा एमसी से गले लग जाती है। उसको ऐसा करती हुए देखकर आगे हमारा एमसी उससे कहने लग जाता है कि तुमको अब से किसी भी चीज का टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको सेव रखूंगा। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी टाइम से एक चीज लेना था तुमसे। और आगे हमारे एमसी के पूछने पर उसको पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक किस था। ये बताकर ये आगे ली सीधा जाकर उसको एक किस करती है और इसी के साथ ही साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि काफी सारे लोग इसके सीजन 2 का डिमांड करेंगे, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका अभी तक सीजन 2 नहीं आया है और अगर आ जाएगा तो मैं इसी चैनल पर रिकैप कर डाल दूंगा। तो मिलते हैं और एक नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।